करो स्टार्ट आता. तो कीप साइलेंस. येस्टरडे वी स्टार्ट स्टडिंग अ कॉन्सेप्ट. नाम क्या था बच्चों कॉन्सेप्ट का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कल एक बार वापस हम लोगों ने ग्रेविटेशनल, अभी रहने दो, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तीनों का कंपैरिजन किया. अब एक बार रिकॉल कर लेते, लेकिन खाली इलेक्ट्रिक की बात करेंगे. मान लो ये कोई चार्ज है. ये क्या है बेटा? कोई चार्ज. ध्यान दो अभी. और चार्ज के आजू बाजू में क्या है? चार्ज की रियासत है. चार्ज का ये वो जगह है जहां पे चार्ज अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है. स्पेस में चार्ज क्या दिखाता है? अपना इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस का मतलब समझते हो? मतलब इस स्पेस में अगर बाहर से कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो या तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, से Q0 टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल चार्ज के कंपेयर में Q0 की वैल्यू जो है वो बहुत कम है. मतलब उसके सामने ये ना के बराबर है. जैसे मान लो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रास्ते का कोई कुत्ता, इतना छोटा, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, कुछ बहुत ही छोटा है. अब ये जो चार्ज है ये इस फील्ड में, इस स्पेस में आते ही इसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन. डिपेंड है वो है क्या. मान लो जो मेन चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो तुम टेस्ट के लिए लेके आए वो भी पॉजिटिव है. टेस्ट चार्ज तो वैसे हमेशा ही पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है. तो अब मुझे बताओ मेन सॉरी, मेन चार्ज इसको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? इसको बोलेगा भाग इधर से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? एक दूसरे को रिपल करता है. लेकिन जो मेन चार्ज है वो अगर निगेटिव होता तो वो इस केस में उसको क्या करता बच्चों? अट्रैक्ट करता. ये जो सर्टन स्पेस है एक चार्ज के बाजू में, इस स्पेस को अपन बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड. आइडियली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, लेकिन एक सर्टन डिस्टेंस के बाद उसका इन्फ्लुएंस ना के बराबर होता है. अब तुमने यहाँ पे उसको एक क्वेश्चन पूछा. क्या क्वेश्चन पूछा? फोर्स लगाते हो? वो कहेगा जी हाँ बिल्कुल फोर्स लगाता हूँ. तुमने पूछा उसको कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाते हो. क्या क्वेश्चन पूछा तुम लोगों ने? कि यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज का मतलब ही क्या होता है बच्चों? 1 कूलम चार्ज. इसके ऊपर कितना फोर्स लगाओगे? क्या क्वेश्चन पूछा? कि यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाओगे. अब एक चीज समझो, तुम जब फिजिक्स पढ़ रहे हो 2 साल में तुम्हें कई सारी क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेगी जो यूनिट की बात करती है. एकदम सादी सिंपल ऑर्डिनरी भाषा में बोले तो तुम फिजिक्स में भाव पूछते रहते हो, बराबर है कि नहीं? जैसे तुम दुकान में जाते हो ना, भाव पूछते हो ना, भैया शक्कर क्या भाव दिया, बराबर है कि नहीं? तो तुम पूछते क्या होते हो? इनडायरेक्टली 1 किलो की कीमत पूछते हो. तो फिजिक्स में भी तुम पूछते हो भैया एक एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगाया, मतलब प्रेशर. अच्छा इंटरनल कितना, यानी कि स्ट्रेस. अच्छा एक वॉल्यूम का मास कितना है, यानी कि डेंसिटी. अच्छा भैया 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो यू कीप आस्किंग द क्वेश्चन कि व्हाट इज फॉर यूनिट, एक के लिए कितना, बरोबर है. और इसका फायदा क्या होता है बच्चों? एक के लिए पता चले तो हम कितने भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं. तो अगर इस जगह पे मान लो कोई बंदा यूनिट चार्ज रखता है, कितना चार्ज रखता है? यूनिट चार्ज. एग्जांपल, उस यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा. क्या बोला मैंने? यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस की, उस पर्टिकुलर पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. अब मुझे आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना है, आंसर सोच के दीजिए. अगर मैंने कल एग्जांपल भी बोला था वैसे, कि मान लो मैंने वहां पे यूनिट नहीं 3 कूलम या 10 कूलम चार्ज रख दिया. कितना का चार्ज रखा मैंने बच्चों? 10 कूलम टेस्ट चार्ज है. मान लो 10 कूलम टेस्ट चार्ज है और इसके ऊपर फोर्स लगा. कितना फोर्स लगा? मान लो 30 न्यूटन. अब 10 कूलम के ऊपर 30 न्यूटन, तो 1 कूलम के ऊपर कितना बच्चों? 3. सिंपल मैथमेटिक्स. हाउ यू डिड? यू डिवाइड दिस बाय दिस. यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये जो वैल्यू है जिसको हम लोग कैपिटल ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे आया? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? द फर्स्ट फॉर्मूला, इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, राइट? ऑफ कोर्स इसका डायरेक्शन है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है. अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? मैंने बोला ना, टेस्ट चार्ज जो आप लोगे उसके लिए एक रूल बनाया हम लोगों ने कि टेस्ट चार्ज जो है, पहली बात तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत लो होती है, जो जितना लो हो सके उतना लो एज पॉसिबल, बराबर है कि नहीं? और दूसरा वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टेस्ट चार्ज इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. अब मुझे बताओ टेस्ट चार्ज जो है तुम्हारा, उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? अगर मेन चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो फोर्स क्या होगा तुम्हारा? रिपल्शन वाला. और अगर मेन चार्ज तुम्हारा निगेटिव है,
और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो उस वक्त क्या होगा बच्चों, अंदर वाला। तो ये जो है ये डायरेक्शन है सीधी सीधी, किसकी डायरेक्शन, फोर्स की, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, इंटेंसिटी की है। चलेगा। अब दूसरा मैं फोर्स का फॉर्मूला पूछना चाहता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दूसरा वाला फॉर्मूला जो कि हमने कल ही बनाया था। मैंने बोला कि एक चार्ज है क्यू है, ये दूसरा चार्ज है क्यू जीरो है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लो आर, तो इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ जो है उसके हिसाब से फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इफ दे आर इन एयर, ओके, इनटू क्यू जीरो डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अबे हाँ या ना, ये आर क्यू जीरो अगर मैं इधर लेके आऊँ तो आपको मिलेगा एफ डिवाइडेड बाय क्यू जीरो इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड चेक इट आउट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। तो हमने इंटेंसिटी की ये दो फॉर्मूले भी कल पढ़े थे। ओके अब सवाल उठता है, क्या सर इंटेंसिटी का ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, क्या हमेशा ये वैल्यू इतना आएगा? तो नहीं बच्चों, अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो इसको गौर से, तो देखो इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन आर, भले ही इस पर्टिकुलर स्पेस में ये वैल्यू में से कोई भी बदलने नहीं वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज एनीवे कांस्टेंट, आपका जो मेन चार्ज है क्यू वो भी कांस्टेंट है, लेकिन आर जो है वो तो हर पॉइंट के लिए बदलेगा, तुम करीब जाओगे आर कम रहेगा, तुम दूर आओगे आर बढ़ेगा, तुम जितना दूर जाओगे उतनी आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस इंटेंसिटी मस्ट डिक्रीज, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैन यू सी दिस। अब अगर ई की वैल्यू वेरी होती है तो छोटे छोटे जगह पे ई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूजुअली हम लोग इस फॉर्मूले को इन द फॉर्म ऑफ लिमिट भी लिख सकते हैं। वैसे फॉर्मूला क्या है आपका, एफ डिवाइडेड बाय आर, सॉरी एफ डिवाइडेड बाय क्यू जीरो, या दूसरा फॉर्मूला क्या है ई का, अभी अभी जो बताया, यस एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। क्या इस फॉर्मूले से मैं इसका छोटा वाला फॉर्मूला निकाल सकता हूं? तो आंसर है निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? जाहिर है इन द फॉर्म ऑफ लिमिट, तुम इस फॉर्मूले को करने के लिए तुम बहुत छोटा चार्ज लोगे, इतना छोटा चार्ज कि उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 0 होगी। तो यू कैन राइट लाइक दिस, लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0, फोर्स क्यू जीरो लिखो, क्यू लिखो या क्यू जीरो, चलो क्यू जीरो लिखता हूँ, हाँ जो मेन चार्ज है उसको अपन ने क्यू लिखा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, मेन चार्ज को कैपिटल क्यू लिखो और टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू लिखो, मतलब वो सिंबल तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इन दैट केस दिस सिंबल विल बी सिंपली लाइक दिस, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने जैसी बात है। होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके आधार पे ये थोड़ा थियरी पार्ट है, कल हमने इसको पढ़ा नहीं था, तो आज मैं इसको थोड़ा पढ़ा के आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। वैसे बड़ा ईजी टॉपिक है ये। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अब ये बात भी याद रखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको क्या क्या बोलते हैं बच्चों? इसका एक नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीसरी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक की ताकत, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कुछ केस में खाली इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, और कुछ केस में तो हद ये है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पेस को बोलते हैं, जगह के आजू बाजू को, लेकिन उसी जगह को अगर हम क्वांटिटी की तरह मान ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये अलग अलग नाम हैं, बराबर है कि नहीं? जैसे तुमको कोई बंदा इंडियन बोल दे कल कि तुम इंडियन हो, तो गलत क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। तुम्हाला उद्या कोणीतरी म्हटलं महाराष्ट्रीयन, गलत क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। तुम्हाला उद्या कोणीतरी म्हटलं नाशिककर, गलत क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। तुम्हारा नाम भी लिया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टेक्निकली ये एक ही इंसान के जैसे अलग अलग नाम पॉसिबल है, इस एक ही क्वांटिटी के अलग अलग नाम पॉसिबल है। हमें एक चीज़ हमेशा माइंड में याद रखने की, इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स को गिना जाता है न्यूटन में, चार्ज को गिना जाता है कूलम में। तो एनीथिंग रिटन इन दिस यूनिट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, न्यूटन पर कूलम। वो कभी कभी बोलते हैं अ प्लेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन पर कूलम। अब इधर किसी से बोला ही नहीं उन्होंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, लेकिन हमारा दिमाग भागना चाहिए। उन्होंने बोला अ प्लेस इज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। अब वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जगह का नाम है, समझ में आ रहा है? तो आपको कभी कभी उसके नाम पे ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना ये फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट जो है यह यूनिट न्यूटन पर कूलम है, और एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो थोड़ी देर के बाद पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच Coulomb's force is experienced by another charge is called as electric field. What is electric field? Electric intensity या electric field, मैंने बोला इसके नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सारे नाम एक ही है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज
यूनिट चार्ज ने एक्सपीरियंस किया हुआ फोर्स। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं, चलो। ओके, let capital Q small q be the charge separated by distance small r, the coulomb force between them is given by a capital Q, a small q, they are separated by some distance say r. What is the force between them? Tell me. 1 divided by 4 pi epsilon 0 into q divided by r का स्क्वायर। यही है बच्चों। अगर मैं बोलूँ वेक्टर फॉर्म में लिखो तो यहाँ पे बार कर लोगे और यहाँ पे r का कैप कर लोगे। r कैप इज व्हाट? अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम एनी वन वेक्टर टू अनदर। ओके, गिवन बाय दिस वेयर आर बार इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस टू वेक्टर। इन लाइन को ज्वाइन करने वाला ये क्या है? तुम्हारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू इज गिवन बाय, ये समझा है फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू जीरो के बजाय क्यू सिंबल से लिखा है जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, चलेगा। और फिर क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसका ये छोटा सा नन्ना मुन्ना क्यू इधर लेके आओ तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बचेगा? इस साइड में बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर रहेगा जो चार्ज का फील्ड है, ये राजा है, ये राजा का फील्ड है ना, तो वो राजा डिवाइडेड बाय उस राजा से जितने डिस्टेंस पे तुम खड़े हो उसका स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला समझा? ओके, ये ऐसा लिखो, एक ही तरीका है, मल्टीप्लिकेशन करके लिखा है। Thus electric field is the force experienced by a test charge in presence of the given charge at a given distance from it। समझा आपको? पक्का? अब यही फॉर्मूला देखो, इधर ऐसा भी लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है चार्ज, वैसे तो DQ भी लिखते तो चलता कि वेरी वेरी स्मॉल DQ या फिर डेल्टा Q। ओके, तो सिंपली Q लिखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं, उसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो भी क्वांटिटी है वो बहुत छोटी है, टेंड्स टू जीरो मतलब बहुत छोटा। अब छोटा क्यों बोल रहे हैं बच्चों? अपन बोल रहे हैं कि ये टेस्ट करने के लिए लाया है। अब टेस्ट करने को लाने वाली चीज की वैल्यू 0 क्यों ले रहे हैं? इमेजिन करो और समझने की कोशिश करो। तुम मुझे बताओ, मान लो ये कोई राजा, ये राजा का राज्य है, मेन राजा की वैल्यू क्यों है, उसके बाजू में जो टेस्ट करने को आएगा वो राजा से भी तगड़ा होगा तो चलेगा क्या? क्योंकि एनीवे जो चार्ज आ रहा है उसकी भी तो खुद की फील्ड है। हाउ यू कैन फॉरगेट दैट? बराबर है कि नहीं? और उसकी फील्ड अगर इतनी ताकतवान होगी कि जो ओरिजिनल चार्ज है उसी के फील्ड को डिस्टर्ब कर डालेगी तो गिनेंगे कैसे? जैसे इमेजिन करो कि मान लो तुम किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो सही, बराबर है कि नहीं? ये कॉलेज का गेट है और मुझे ये चेक करना है कि कॉलेज से कितने बच्चे भाग रहे हैं, बराबर है कि नहीं? दोपहर के ब्रेक में लेक्चर बंक करके पट्टे मारने को, मतलब टाइम पास करने को, कितने बच्चे भाग रहे हैं यहाँ से। अब ये जो भागने वाले बच्चे हैं इनकी संख्या चेक करने के लिए अगर तुम एक ऑर्डिनरी पियोन रख देते हो, उसको बोलते हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको कॉलेज में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं देता, तो नेचुरली वो परफेक्ट गिन पाएगा। लेकिन तुम मुझे बताओ, यहाँ पे खुद प्रिंसिपल जाके बैठेगा चेयर डाल के गेट पे, मुझको चेक करना है मेरे कॉलेज के कितने बच्चे भागते हैं, कौन भागेगा? समझ में आ रहा है? तो उसने खुद की फील्ड की वजह से यहाँ का फील्ड डिस्टर्ब कर डाला, समथिंग लाइक दैट। टेस्ट चार्ज जब आएगा कहीं पे तो टेस्ट चार्ज भी अपनी फील्ड लेके आएगा, तो वो अगर इतना बड़ा होगा कि ओरिजिनल के आजू बाजू में या उसके कंपेयर में है, तो तुम ओरिजिनल की फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम उसकी फील्ड गिन ही नहीं पाओगे। समझते मला काय म्हणायचं है? तो इसलिए टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? इट्स वेरी वेरी स्मॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? कि दिस वैल्यू इज सो स्मॉल इट इज टेंड्स टू 0। ये टेंड्स टू क्या है? तुम्हारी 0 है। चलेगा बच्चों, आगे चलते हैं। टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज सो स्मॉल इन मैग्नीट्यूड दैट इट डज नॉट अफेक्ट द सराउंडिंग ऑफ द गिवन चार्ज। उसकी सराउंडिंग को, मेन चार्ज की सराउंडिंग को अफेक्ट ना कर पाए। चलेगा बच्चों? द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ चार्ज इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। हर चार्ज के बाजू में उसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का बाकी के लोगों से कोई लेना देना है नहीं। बाकी के होते तो फिर भी उसकी फील्ड होती, नहीं भी होते तो फिर भी उसकी फील्ड होती ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आया इसलिए उसने अपनी फील्ड बनाई, कोई नहीं भी होगा तो फिर भी अपनी फील्ड वो बनाएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर। एंड डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में ई। और इसलिए ये देखो ई का फॉर्मूला हम लोगों ने ऐसा लिखा था, याद है आपको? और मैंने बोला था जो ई का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स का डायरेक्शन हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मेन चार्ज अगर पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बरोबर ना बच्चों? तो ये क्या होगा बच्चों? चल निकल इधर से। और अगर निगेटिव होगा तो चल आ जा। तो सादी भाषा में पॉजिटिव के लिए क्या है बच्चों? डायरेक्शन आउटवर्ड। और निगेटिव के लिए क्या है? इनवर्ड। पॉजिटिव के लिए क्या है? जल्दी बोलो। आउटवर्ड। निगेटिव के लिए क्या है? इनवर्ड। पॉजिटिव बोलता है जाने दो,
आउटवर्ड का मतलब क्या, जाने दो। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ओ प्यारे बच्चों ध्यान तो दो, आने दो, समझा। तो पॉजिटिव का तो जाओ दे रे। तो पॉजिटिव लोग भी कैसे होते हैं, जाने दे, छोटे मोटे चीज का टेंशन मत ले, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, पॉजिटिव। नेगेटिव क्या बोलता है, आने दे आने दे आने दे। अगर कुछ नेगेटिव पॉलिटिशियन भी होते हैं ना, नेगेटिव पॉलिटिशियन जब पावर में बैठता है तो क्या बोलता है, आने दो आने दो आने दो, सब कुछ मेरे ही बाप का है, आने दो। वही पॉजिटिव पॉलिटिशियन अगर पावर में है तो वो क्या बोलेगा, बोलता है जाने दो, पब्लिक को जाने दो, लोगों को दो, लोगों को दो। बराबर कि नहीं, क्या हो गया, पैसा, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट गुड पीपल, बराबर है कि नहीं। गुड बिजनेसमैन भी क्या बोलता है कि लेट्स शेयर विद पीपल। डजंट मीन कि वो फोकट देगा, फोकट की अपेक्षा रखना गलत है। फोकट की अपेक्षा रखने वाला बंदा जिंदगी में कभी बड़ा नहीं होता, ओके समझा। लेकिन अ गुड पॉलिटिशियन और गुड लीडर ऑलवेज से लेट्स गो, लेट इट बी। तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। पॉजिटिव क्या बोलता है, ध्यान दे भाई, नेगेटिव क्या बोलता है, आन दे भाई, याद रखने को, इसको भूलने का नहीं। ओके सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर from a point charge q is same at all point on the surface of the sphere of radius r as shown in the figure. Its direction is along the radius of the sphere, pointing away from its center if the charge is positive. Okay, ओ प्यारे बच्चों देखो, अगर बात करूं मैं, सपोज ये एक चार्ज है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जिस चार्ज की बात करो वो चार्ज डिवाइडेड बाय उसके पास से डिस्टेंस। अब टेक्निकली बताओ, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं स्पीयर के ऊपर का, तो ये कितने दूरी पे बच्चों, आर। अच्छा ये लेता हूं तो कितनी दूरी पे, आर। अच्छा ये लेता हूं तो कितनी दूरी पे, आर। अच्छा ये लेता हूं तो कितनी दूरी पे, आर। एज इट इज रेडियस ऑफ द स्पीयर इट मस्ट बी सेम। तो इन सारे की सारे पॉइंट को जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूं, ये सारे की सारे पॉइंट पूरे की पूरे फुटबॉल के ऊपर के, ये सर्कल नहीं है, फुटबॉल है, स्पीयर। इस स्पीयर के ऊपर का हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है, आर की जो वैल्यू है सेम है। और बाकी तो क्वांटिटी मैंने अभी अभी बोला, वो तो एनीवे कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कांस्टेंट है। आपका मेन चार्ज जो है क्यू वो कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू बदलेगी। एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग ऑन दिस एंटायर स्पीयर, no value is going to change. Can I say on this entire sphere the value of E in terms of magnitude only is constant. इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। कैन आई से दिस, कैन आई से दिस, इसकी जो मैग्नीट्यूड है पूरे स्पीयर के ऊपर वो वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। कैन आई से दिस, पक्का। अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्शन भी कांस्टेंट है क्या, ना। डायरेक्शन का, डायरेक्शन क्या है इसका बोलो तो, आउटवर्ड। डायरेक्शन क्या है इसका, पॉजिटिव चार्ज क्या बोलता है, जान दे भाई। तो इधर बोलेगा इधर को जान दे, इधर बोलेगा इधर को जान दे, इधर बोलेगा इधर को जान दे, सब और जान दे। समझ में आ रहा है। सो एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ ई इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट वेरिएबल इन डायरेक्शन। अंडरस्टूड, किसी को कोई तकलीफ ना, दैट्स नाइस। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। क्या है बच्चों इसका, और वोल्ट पर मीटर। आई विल एक्सप्लेन दिस आफ्टर सर्टन टाइम। फिलहाल तो यही याद रख लो। कौन सा यूनिट है बच्चों इसका, फोर्स गिनते हैं न्यूटन में, चार्ज गिनते हैं कूलम में। तो यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करोगे तो कूलम ऊपर जाएगा तो -1, ऐसा भी लिख सकते हो। डायमेंशन कल भी एक्सप्लेन किया था, ऊपर फोर्स है नीचे चार्ज है, सिंप्लीफिकेशन किया, ये आएगा। अब ये बार बार बताने जैसी चीज़ नहीं है, चलेगा। कल ये कॉन्सेप्ट अपन ने एक्सप्लेन किया था बट अनफॉर्चुनेटली अपने पास टाइम नहीं था तो मैंने रीड नहीं किया था, तो आज मैंने आपको रीड करके एक्सप्लेन कर दिया एक बार वापस, चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड अ मटेरियल मीडियम। ओके, तो सेम फॉर्मूला है, नया कुछ भी नहीं है। खाली क्या फर्क पड़ता है बच्चों, एयर की जगह पे मटेरियल आता है तो एप्सिलॉन 0 के बजाय क्या हो जाता है, एप्सिलॉन 0 के। ऑल अदर थिंग इज एग्जैक्टली सेम। तो चलो ये कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। कंसिडर पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट O in a media if the dielectric constant K is shown in the figure. Let the point P is in the electric field of the point charge at a given distance R from Q. Okay, बोलो मत। अभी इस केस में सिंबल थोड़े अलग यूज किए हुए दिखेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज विद द सिंबल। मेन चार्ज को Q लिखा है, टेस्ट करने को जो लाया उसको Q0 लिखा है। जानबूझ के दोनों सिंबल यूज किए हुए हैं ताकि आप फॉर्मूलों को रट्टा मार के याद ना कर लो। थोड़ी देर पहले हमने सिंबल क्या लिए थे बच्चों, इसको हमने Q और इसको Q लिखा था।
समझ में आ रहा है? अब हमने ये सिंबल लिए, ऐसा हम क्यू करते हैं ताकि तुमको क्यू को देख के तुम्हारा दिमाग क्यों ना पूछे, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग सिंबल यूज करते रहने के। हाँ, चला 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 चला। कंसिडर पॉइंट चार्ज q प्लेस एट अ पॉइंट o in a media of dielectric constant k shown in figure. Okay, so figure is not shown, so let me draw that figure for you. This is q, this is some point q0, and this is the point say o. Hope the figure is somewhere here, down here. Yeah, it is down here. No, there is no figure. Okay, figure you have to draw like this. Let p is the electric field of the point at a charge r from q. Let the point p is in the electric field on a charge at a point r at a distance r from q. तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया हम लोगों ने, पॉइंट p, जो कि मेन चार्ज से कितने दूरी पे बच्चों? r दूरी पे है। A test charge q0 is placed at point p will experience a force which is given by Coulomb's law, this 1/4 pi epsilon 0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, और पोजीशन वेक्टर लिखा, वेयर r is the unit vector in the direction of q along OP। अब r का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? अलोंग दिस, इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड। ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज था q0 टेस्ट वाला, वो डिवाइड करने को लाया तो आपको ये f/q0 की वैल्यू मिली। अभी बता चुका हूँ 50 बार, तो क्या बताऊँ एक ही चीज़, खाली एप्सिलॉन 0 के बजाय क्या होगा बच्चों? एप्सिलॉन 0 क्या हो गया? अंडरस्टूड? द डायरेक्शन ऑफ ई विल बी अलोंग OP व्हेन q इज पॉजिटिव एंड अलोंग PO व्हेन q इज नेगेटिव। समझा? तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगा O से लेके P की ओर, और ओके, कब होगा बच्चों? पॉजिटिव, आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा बच्चों? बताओ तो सही जल्दी से। इनवर्ड होगा, तो यानी कि PO, P से लेके O की ओर चलेगा। तो P से O की ओर या O से P के ओर डिपेंड है चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव आउटवर्ड, नेगेटिव इनवर्ड, याद रखोगे? नाइस। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ मीडियम इज गिवन बाय, वही फॉर्मूला है श्योर। फॉर एयर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के का वैल्यू एयर का लिए है 1, जानते ना, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, अब तो फोर्स का फॉर्मूला देखो या इंटेंसिटी का देखो बच्चों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड आर? अदर क्वांटिटी इज ऑफ कोर्स कांस्टेंट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हाट अबाउट फोर्स? इवन दैट इज आल्सो हैविंग द सेम रिलेशन। तो इसका अगर तुम लोग ग्राफ बनाते हो, क्या बनाते हो? ग्राफ। तो ग्राफ तुम्हें इस तरह से मिलता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जानते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो क्या? पहले तो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब? कम, परफेक्ट। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज अनदर डिक्रीज, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देयर मल्टीप्लिकेशन इज बट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल से x into y से 100, and if I ask you to draw a graph of these two quantities when they are inversely proportional, for example if I put x equals to 1, what will be y? 100. So if x is equals to 1, y will be somewhere here very up, बहुत ऊपर होगा, say 100. What if y is equals to 1? If y is equals to 1, x will be 100 like this. ये तुम्हारे दो पॉइंट तो हो गए, ठीक है। फिर if x is equals to 2, x की वैल्यू 2 लो, y की वैल्यू 50 आएगी डायरेक्ट यहाँ पे कहीं पे, तो x की वैल्यू 4 ले लो, y की वैल्यू डायरेक्ट 25 आ जाएगी। तो ऐसे कुछ पॉइंट लो एंड इफ यू प्लॉट द ग्राफ यू विल गेट द सेम शेप। तो बोलोगे तो नहीं? सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची। चलो अगला, बहुत ही मतलब निहायत ही इजी टॉपिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मीन्स सेम, आइडेंटिकल, सबके लिए एक। तो मान लो मैंने तुम्हें कोई रीजन दे दिया, इस पूरी जगह पे ना तो ई की मैग्नीट्यूड बदल रही है ना तो उसका डायरेक्शन बदल रहा है, यानी कि थ्रू आउट उस पूरी स्पेस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज कांस्टेंट इन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसी स्पेस को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ यू कैन ऑब्टेन दिस? देयर आर वेरियस वे ऑफ डूइंग दिस। बहुत बड़े चार्ज का बहुत छोटा हिस्सा भी पकड़ लेते हो तुम लोग, तो उतनी जगह पे ई की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ये हो गया एक तरीका, बट द बेटर वे इज व्हाट? टेक अ मेटल प्लेट। मान लो ऐसा कोई तुमने कॉपर का, एल्यूमिनियम का कोई तो प्लेट ले लिया, उसके बाजू में दूसरा और एक प्लेट खड़ा कर दो और इन प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दो। दिस इज योर मेटल प्लेट। ये तुमको लाइन दिख रही है लेकिन ये लाइन नहीं है, ये प्लेट का ये वाला हिस्सा तुमको दिख रहा है खाली,
समझ में आ रहा है? तो दिस इज लाइक अ मेटल प्लेट बट यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड। बस ये इतना वाला प्लेट तुमको दिख रहा है। इसके बाजू में और एक प्लेट रख दिया मैंने, और इस प्लेट को यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। सपोज क्या कनेक्ट किया, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, दूसरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया। समझा? एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का दिक्कत नहीं है? श्योर। अब जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया उसके ऊपर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। याद रखना इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, बीच में गैप है, बीच में एयर है, वैक्यूम है। और ये जो निगेटिव को कनेक्ट किया, यहाँ पे पूरा चार्ज क्या बन जाएगा? थैंक यू। यहाँ पे पूरा चार्ज क्या बन जाएगा बच्चों? नेगेटिव। तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना, जो नेगेटिव के लिए कनेक्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना। अब क्या होता है, पॉजिटिव के लिए फील्ड बनती है आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए क्या बनती है? इनवर्ड। तो यहाँ पे आपको एक पूरे स्पेस में फील्ड बनेगी, और इत्तेफाक से इस पूरी जगह पे जो ई की वैल्यू होगी वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट। तो इसलिए ऐसा जो स्पेस है इसको बोलते हैं रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा? अब मान लो तुमने एक सिंगल चार्ज लिया होता, सिंगल चार्ज। यहाँ पे अगर तुम देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, करेक्ट? यस और नो? तो अगर तुम कोई भी रीजन ले लो, मान लो तुमने ये सर्टन रीजन ले लिया, इधर मैं सारी लाइन निकालता हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, क्या इस पूरी जगह पे, इस जगह पे चाहे तो इतनी जगह पे बात करो, चलो इतनी जगह पे जो ई का वैल्यू है उसकी मैग्नीट्यूड पता नहीं, वो तो डेफिनेटली वैसे डिस्टेंस पे डिपेंड है। अंदर जाओगे आर का वैल्यू कम होगा तो वो बढ़ेगा, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो आर बढ़ेगा तो ये घटेगा, आर घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो मैग्नीट्यूड तो वेरी हो रही है, लेकिन डायरेक्शन भी बदल रहा है। समझा? थोड़ी देर पहले हमने स्पीयर का एग्जाम्पल लिया था। अब ये जो स्पीयर है, फुटबॉल है, उसके सेंटर में चार्ज है। यहाँ पे ई जो है पूरे स्पीयर के ऊपर ई की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि आर की वैल्यू सेम ही है, आर बदल नहीं रहा, राइट? लेकिन डायरेक्शन तो बदल ही रही है। तो ऐसा जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको अपन? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूजुअली पॉइंट चार्ज से फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ही होती है। तो क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों टाइप समझे? कौन से दो टाइप बच्चा? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। चलेगा बच्चों? एवढा कॉन्सेप्ट संपू? अरे एकदम काय त्याला काय म्हणतो आपण त्याला, एकदम छोटा कॉन्सेप्ट आहे। अनफॉर्च्युनेटली त्याच्यावरती क्वेश्चन आहे 2-2। अरे 3? काय बात है। ओके, मतलब लंबा चौड़ा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हम कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अब तुम्हारे डाउट्स, जिसको भी डाउट है सारे बच्चे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलो, और भी किसी को कुछ पूछने? तुम लोग तुमको जो न्यूमेरिकल अड़ते हैं, कॉन्सेप्ट अड़ते हैं, बराबर कि नहीं? कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछने चाहिए टेक्निकली तुमने मुझे, अगर मैंने वो पढ़ाया है तो। अगर कॉन्सेप्ट तुमको मैंने पढ़ाया नहीं है तो यू शुड आस्क मी। लेकिन जब मैं तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ और तुम कॉन्सेप्ट घर पे जाके रिवाइज ना करो, क्योंकि एक चीज़ याद रखो बच्चों, मैं क्या, तुम्हें ऊपर से खुद भगवान आके पढ़ाए और तुम उसके बाद में उसको रिवाइज ना करो, तो एक चीज़ एकदम क्लैरिटी में याद रखना कि तुम उसको 101% भूलोगे। नाही, क्वेश्चन मग विचारा ना। बघा, क्वेश्चन असं पॉसिबल आहे का की मी तुम्हाला सगळेचे सगळे पुस्तकातले किंवा पुस्तकाच्या बाहेरच्या किंवा इव्हन क्लासच्या नोट्स जे तुम्हाला दिले त्याचे सगळे प्रश्न मी सोडवेल? बराबर है कि नहीं? तो तुम क्वेश्चन देखो, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊँ, अब तुम घर गए, प्रैक्टिस की, क्वेश्चन तुमने ट्राई किया, नहीं आया, यू कैन डेफिनेटली आस्क। उसकी लेवल तुम्हारी कितनी भी कम हो, कितनी भी ज़्यादा हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मी तुमच्याशी बोलतोय रे कार्टियनो, बरोबर है कि नहीं? अरे यार, बताओ पेज नंबर बताओ। वन 86, 456। अच्छा, यही पेज है? हाँ, हाच क्वेश्चन है ना?
अच्छा हाच पेज. हा पेज जो आहे हा पेज 188 हाच पेज आहे. ठीक आहे. हो हो काय प्रॉब्लेम नाही. माझ्याकडे जेवढा वेळ आहे त्यात जेवढे जमतील तेवढे तर मी नक्कीच सॉल्व करेल. बाकीचे अपन हर रोज थोड़े थोड़े कर जाओ. तुम लोग हर रोज में थोड़े थोड़ा क्वेश्चन पूछा करो. मतलब क्या है, या फिर है ना क्लास, एक्चुअली क्या होता है कि मैं वापस आता हूँ लेकिन मैं जब तक आता हूँ तब तक तुम लोग गायब होते हो. बोल बेटा. काय. हाँ? नाही नाही नाही, तिचा दोष नाही आहे त्याच्यामध्ये. सी टीची लेवल खरंच वाढली आहे, पण एवढी नाही आहे की जेईच्या लेवल झाली आहे. एक्झाम जवळ आल्यानंतर सगळे मुलं करतात प्रॅक्टिस तेवढी. एक्झाम जवळ आल्यानंतर सगळे. किती स्कोर होता तिचा सी टीचा? बरोबर आहे. मग एनी वन हू स्कोर मोर दॅन 95% डू दिस. असं समज की शेवटचा महिनाभर तो दररोज टेस्ट देतात पोरं 3-3 तास. शेवटचा महिनाभर दररोज टेस्ट देतात पोरं 3-3 तास. चला कुठला क्वेश्चन आहे तुझा? नंबर सांग पटकन, सांग पटकन सांग, टाइम संपून जाईल. 9 नंबरचा क्वेश्चन. ठीक. टू फिक्स पॉइंट चार्ज से प्लस क्यू एंड प्लस 4q and plus q units are separated by distance x. Where should third point minus q is placed it to be equilibrium? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आहे. एकदा तुला याची आयडिया आली की सगळे तुला सोडवता येतील. ठीक आहे. सपोज मी जनरल क्वेश्चन करतोय. समजा इथे मी एक चार्ज घेतला Q1, इथे दुसरा चार्ज घेतला मी Q2. दोघंही मी इंटेन्शनली पॉझिटिव्ह घेऊन टाकलेत, बरोबर आहे की नाही? आणि मध्ये मी एक तिसरा चार्ज ठेवला स्मॉल q, हा मी घेतला निगेटिव्ह. आता निगेटिव्ह असल्यामुळे हे दोघंही चार्ज त्याच्यावर कोणता फोर्स लावतील सांगा बरं? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. हा त्याला म्हणेल तू इकडे ये, हा त्याला काय म्हणेल, नाही नाही तू इकडे ये. आता कन्सिडर करा या दोघांच्या मधलं डिस्टन्स आहे r, आणि ह्या Q1 चार्जपासून याचं डिस्टन्स मी x कन्सिडर केलं तर राहिलेलं जे हे डिस्टन्स आहे हे तुमचं r मायनस एक्स. यात काय डाऊट? हे कळालं? ओके. टोटल डिस्टेंस. अब मुझे बताओ इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अगर हो गए, डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है, तो ये जो पॉइंट है वहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 0. चलो मला या दोघांमधला फोर्स सांग किती आहे? 1/4 पाय एप्सिलॉन 0k इफ इट इज मेड या इंटू Q1 इंटू तुम्हाला दिलेला Q डिवायडेड बाय x². हे कळलं? दोघांमधला फोर्स काढला मी, आणि तिकडचा फोर्स काय असेल सांगा बरं? या दोघांमधला, ह्या दोघांमधला फोर्स सांगा. बोल. 1/4 पाय एप्सिलॉन 0k इंटू Q2 डिवायडेड बाय r मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे कळलं? हे दोघं फोर्सेसची मॅग्निट्यूड ऑलरेडी सॉरी काय डायरेक्शन ऑलरेडी उलट आहे. मॅग्निट्यूड पण काय पाहिजे त्यांची? सेम पाहिजे. म्हणजे असं पाहिजे. दिसतंय? तो आपण आता काय केलं इकडे बघ. 1/4 पाय एप्सिलॉन 0 बोथ साईडने कॅन्सल होईल. Q बोथ साईडने कॅन्सल होऊन जाईल. साध्या भाषेत तुझे जे दोन चार्जेस आहे Q1 डिवायडेड बाय x² इज इक्वल्स टू किती येईल तुझं? Q2 डिवायडेड बाय r मायनस एक्स ब्रॅकेटचं स्क्वेअर येईल. दिसतंय? ओके. मग आता तुला काय काढायचं आहे याच्यातनं? x काढायचं आहे. ठीक आहे. आपण आता इथून पुढे म्हणजे हे जे आहेत तुम्ही याला ॲज अ प्रॉपर्टी किंवा फॉर्म्युला लक्षात ठेवलं की पहिला चार्ज डिवायडेड बाय पहिल्या चार्जपासूनच्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर इक्वल्स टू दुसरा चार्ज डिवायडेड बाय दुसऱ्या चार्जपासून डिस्टन्सचा स्क्वेअर. काय आलं उत्तर? पहिला चार्ज किती दिलेला आहे सांग तुला? 4q, आणि त्यापासून डिस्टन्स किती आहे? x. सो 4q डिवायडेड बाय एक्सचा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू दुसरा चार्ज q डिवायडेड बाय दुसऱ्यापासूनचा डिस्टन्स किती दिलेलं आहे त्यांनी? दोघांमधलं डिस्टन्स दिलं आहे तुला काही? टू चार्जेस. ओके. सेपरेटेड बाय डिस्टन्स x. वेअर शुड बी द ओके 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 ओके. अरे दोघां नाही, टोटल डिस्टन्स x आहे इकडे दिलेला. ठीक आहे. पहिल्या चार्जपासून जे डिस्टन्स आहे त्याला मी काय मानू?
ठीक आहे, तुम्हाला अडचण नसेल तर एका चार्जपासून जे डिस्टन्स आहे त्याला मी आर कन्सिडर करतो, दोघांमधलं डिस्टन्स एक्स दिलेलं आहे, म्हणजे दुसरं काय येईल तुझं एक्स मायनस आरचं स्क्वेअर येईल. चालणार? बोल पुढच्या स्टेपमध्ये काय झालं, दोन्ही बाजूंचा क्यू कॅन्सल झाला, बरोबर. मी 4Q पासूनचा डिस्टन्स आर घेतलंय. हां, काय राहिलं शिल्लक, 4 डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1 डिवायडेड बाय एक्स मायनस आर ब्रॅकेट स्क्वेअर. करता का, स्क्वेअर रूट काढता किती येईल, 2 डिवायडेड बाय आर इज इक्वल्स टू 1 डिवायडेड बाय एक्स मायनस आर. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर, ट्वाइज एक्स मायनस ट्वाइज आर इज इक्वल्स टू ट्वाइज एक्स मायनस ट्वाइज आर. ओके, इक्वल्स टू आर, बरोबर ना. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर व्हॉट इज ट्वाइज एक्स, ट्वाइज आर. तर व्हॉट इज आर, आर इज 2 डिवायडेड बाय 3 इंटू एक्स. म्हणजे जो एक चार्ज आहे, मोठा जो चार्ज आहे तुझा, एक चार्ज 4Q आहे, दुसरा चार्ज Q आहे. ज्या पॉईंटला तुला मध्ये चार्ज ठेवायचा आहे, ह्या चार्जपासून त्याचा डिस्टन्स किती काढला आपण, हे आर मांडलं होतं ना आपण, 2 डिवायडेड बाय 3x. तर राहिलेलं डिस्टन्स किती असेल, 1 डिवायडेड बाय 3x. झाले उत्तर. सांग आता बघून पटकन फॉर्म्युलाचं उत्तर, क्वेश्चनचा आन्सर सांग ना. मिडवे बिटवीन ना, ॲट अ डिस्टन्स ट्वाइज एक्स ना, ॲट अ डिस्टन्स ट्वाइज एक्स बाय 3 फ्रॉम द चार्ज 4Q. करेक्ट, बरोबर. मोठ्या चार्जपासून किती डिस्टन्सवरती. आता हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल, फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा व्यवस्थित. हा फॉर्म्युला काय सांगतो तुम्हाला बघा, वरती डायग्राम आहे, डायग्रामचं लक्षात ठेवा. ठीक आहे, जमेल. फॉर्म्युला कसा आला ते पण एक्सप्लेन केलं मी, ठीक आहे ना. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा की Q1 ह्या चार्जपासून जर तुम्ही एक्स इतक्या अंतरावरती असाल, एक्स इतक्या अंतरावरती जर तुमचं फील्ड 0 होतं आहे, तर Q2 पासून ते r मायनस एक्स असेल. तर पहिल्या चार्जचं डिस्टन्सचा स्क्वेअर, दुसऱ्या चार्जच्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर. इज व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युला, डायरेक्ट लक्षात ठेवायचं. ॲक्च्युली तुम्ही ही स्टेप मनाच्या मनात करता आली पाहिजे तुम्हाला, बरोबर. जमेल पक्का. आणि मग काय बघायचं, चार्ज डिवायडेड बाय चार्जपासूनच्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू दुसरा चार्ज डिवाइडेड बाय दुसऱ्या चार्जपासूनच्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 11. 2 पॉइंट चार्जेस माइनस 3Q प्लस 0Q to repel with 40 Newton. If the charge minus 5 microcoulomb added to each of them, then the force between them will become. किती सोपा प्रश्न आहे हा पण. हे बघ, सांग मला, एक चार्ज किती आहे तुझा, -3 मायक्रोकुलम, दुसरा किती आहे 8 मायक्रोकुलम. दोघांमधला फोर्सचा फॉर्म्युला सांग. 1/4 पाय एप्सिलॉन 0. हा जो नंबर आहे ना 1/4 पाय एप्सिलॉन 0, हा तुम्हाला खूप लेंदी वाटत असेल तर तुम्ही याला C लिहू शकतात शॉर्टकटमध्ये. इंटू दोन्ही चार्जचं मल्टिप्लिकेशन काय येईल ते -3 8 डिवायडेड बाय दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे त्याचा स्क्वेअर. ओके, आणि ह्या दोघांमधला जो फोर्स आहे त्याची व्हॅल्यू मी टाकून देतो 40. इक्वेशन नंबर 1. हे कळलं का, काय फॉर्म्युला आहे, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाय एप्सिलॉन 0, दोन्ही चार्जचं मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय दोघांच्या मधला डिस्टन्सचा स्क्वेअर. हेच आहे. आता दुसऱ्या केसमध्ये त्यांनी काय केलं, दोन्ही चार्जमध्ये 5 ॲड केले. -3चा किती होईल, 5 ॲड केल्यानंतर 2, आणि 8 मध्ये 5 ॲड केल्यानंतर किती होतील 13. कळलं का. ह्या केसमध्ये डिस्टन्स सेमच आहे. या केसमध्ये फॉर्म्युला काय होईल, त्याने विचारलं या केसमध्ये फोर्स किती होईल, माहीत नाही, तो शोधायचा आहे, त्याला F मांडलं. 1/4 पाय एप्सिलॉन 0ला काय कन्सिडर केलं मी C. चार्जेस बोल किती आहे 2, 13 डिवायडेड बाय डिस्टन्सचा स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर 2. हे कळालं का. काय कराल सांगा बरं, कॉमन सेन्स. याच्या पुढे या दोघांना कसं सोडवाल, 1 आणि 2ला तुम्हाला F काढायचा आहे. 1r² तुमच्याकडे नाहीच आहे, मग काय कराल, डिवाइड करा, r कॅन्सल होऊन जाईल. तर जसं तुम्ही हे दोन इक्वेशन एकमेकांना डिवाइड कराल, इफ यू डिवाइड इक्वेशन 1/2 व्हॉट यू विल गेट, दिस अपॉन दिस, दॅट इज F डिवायडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू, याने याला डिवाइड करताना काय काय होऊन जाईल बघा, CC कॅन्सल होऊन जाईल, हा व्हॅल्यू डिवाइड बाय हा व्हॅल्यू कराल, r² पण कॅन्सल होईल, ही व्हॅल्यू इज व्हॉट 2 × 13 न्यूमरेटरमध्ये राहतील. डिव्हिजन मी लहान मुलांसारखी करत नाही, अपेक्षा करतोय की तुम्हाला एवढं येत असेल. आणि इकडे -3 × 8 राहतील. काय बोलले कळलंय का. ओके, जस्ट डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. ओके, नाउ डू दिस कॅल्क्युलेशन. 40 घेऊन जा तिकडे. सो F इज इक्वल्स टू 2 × 13 × 40 डिवायडेड बाय, साईन पण सोडून द्या मायनस, काय येईल ते तुमचं बोला 3 × 8. राईट. फक्त काय फरक पडेल, फोर्स तुमचा मायनस आला, याचा अर्थ पहिला
रिपल्सिव्हचा होता तर आता अट्रॅक्शनचा. पहिला अट्रॅक्शनचा फोर्स होता, एक निगेटिव्ह होता एक पॉझिटिव्ह होता ना, आता दोघंही पॉझिटिव्ह झाले. सो आता फोर्स रिपल्सिव्ह आहे आणि पहिल्या फोर्सच्या निगेटिव्ह आहे. कराल कॅल्क्युलेशन. 8 1 जा 8 येतो का? 8चा पाडा येतो? मला येत नाही म्हणून विचारतो मी. 5 इंटू 2 किती झाले? 10. 10 इंटू 13 किती झाले? 30. 130 डिवायडेड बाय 3. नाउ प्लीज डू दिस. 3 4 जा 12. 1 कॅरी. 3 3 जा 9. इज 43 पॉइंट समथिंग. Why? Let me check it. अरे यार, चला काही बात नाही, आपण 1 मिनिटात परत करू. सांगा -5 केलं तर हा किती होईल? -8 होईल. हा -8 आणि हा किती होईल? हा 3 होईल. ठीक आहे ना? मग काय प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये? इथे किती होईल? -8 इंटू 3. बरोबर. कुठं कुठं बदललं सांगा पटापट पटापट पटापट. होय, हा नाही, वरचा बदलला. सांगा इथे काय झालं तुमचं? -8 इंटू 3. 3 3 कटप्पा. 8 8 पण कटप्पा. 40 तिकडे गेला, उत्तर आलं 40. ऑप्शन 40 मध्ये नाही आहे. पहिले चार्ज किती होते? 3 आणि 8. ठीक आहे. पहिला चार्ज 3 आणि 8 होता. कसं सोडवायचं तुम्हाला कळला का? पण चला पूर्ण सोडू आता आपण त्याला परत. सांगा पहिला चार्ज 3 आणि 8 होता. ठीक आहे. आणि दुसऱ्याने त्यात -5 ऍड केले. 3 मध्ये -5 केल्यावर किती होईल? तो -2. आणि 8 मध्ये केल्यावर किती होईल? 3. बरोबर ना? अच्छा, किती सोपं आहे. आता सांगा मला काय होईल. एक काम करा ना, आपल्याला फक्त इथे बदललं काय माहिती का? फक्त चार्जेस बदलले. तर सीधं पहिलं रिलेशन वापरा, बाकी काहीच नका करू. चला आता मी अजून शॉर्टकट सांगतो. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. तर याचा अर्थ काय होतो? पहिल्या केसचा फोर्स अपॉन दुसऱ्या केसचा फोर्स इज इक्वल्स टू पहिल्या केसचे चार्जेसचं मल्टिफिकेशन डिवायडेड बाय दुसऱ्या केसच्या चार्जेसचं मल्टिफिकेशन. 3 इंटू 8 डिवायडेड बाय -2 इंटू 3. हे कळलं का? ही स्टेप कळली का डायरेक्ट? हा प्रॉपर्टी माहिती आहे तुम्हाला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपण बाकी काहीच नाही बदललंय. मग पहिल्या केसच्या फोर्ससाठी काय येईल? पहिल्या केसच्या चार्जचं मल्टिफिकेशन, दुसऱ्या केसच्या फोर्ससाठी दुसऱ्या केसचं, आणि त्यांचा रेशो घेऊन टाका. डायरेक्ट उत्तर. तेवढाही ताप नको करा. 3 3 कटप्पा, 2 1 2, 2 4 जा 8. हां. सो F1 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू, न्यूमेरिकली घ्या फक्त. ते साईन फक्त डायरेक्शनच्या बद्दल बोलेल, आणि मला वाटतं डायरेक्शनच्या बद्दल काही सांगितलेलं नाही तुम्हाला. किती दिलाय पहिल्या केसचा फोर्स? 40. तो 40 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू F2. किती उत्तर आलं तुमचं? 10. प्लस मायनस लिहिलंय का त्यांनी? लिहिलेलं आहे. हा, मग मायनस साईनमुळे -10. पहिला +10 असेल तर आता -10. कळलं का? बघा बा, आता मी तुम्हाला अजून जास्त शॉर्टकट सांगून टाकला. तेवढा नको डोक्याला ताप. फक्त पहिलीच प्रॉपर्टी लक्षात ठेवली. कुलम काकांनी सांगितलं होतं ना आपल्याला, बाळा नो फोर्स प्रोपोर्शनल असतो हं चार्जच्या मल्टिफिकेशनला. लक्षात ठेवा हं. आज सांगितलं होतं ना कोणी? कुलम काकांनी. अजून अरे बा, टाइम झाला का? शेजारी कोणी आलं नाहीये का आज? आपली पोरं का बरं नाही आली? चल मी वाचून तुम्हाला गायडन्स करून टाक. हां चालेल, मी सांगतो ना. 2 equal charge identical metal sphere A and B repel each other with the force F. The sphere are kept fixed distance R between them. A third identical but uncharged sphere C is brought in contact with A and then placed at the midpoint of the line joining A and B. The magnitude of the net force is C.
थर्ड आयडेंटिकल. अच्छा, बेसिकली काय म्हणणार नाही का, ह्या क्वेश्चनला या टॉपिकच्या अंडर सोडवणं त्या केसमध्ये पॉसिबल झालं नसतं ज्या केसमध्ये तिसरा स्पियर डिफरंट असता. पण फॉर्च्युनेटली तुम्हाला त्यांनी तो सेम दिला, त्याच्यामुळे तो पॉसिबल आहे सोडवणं. ठीक आहे. हा एक स्पियर आहे चार्ज क्यू, हा एक स्पियर आहे चार्ज क्यू. किती डिस्टन्सवरती ठेवलेत आपण त्या दोघांना? आर इतक्या डिस्टन्सवरती. ही तुझी केस 1 आहे. बरोबर, वाच. two identical charge equally charged identical metal sphere A and B repel each other with the force F. The sphere are kept at fixed distance R between them. A third identical but uncharged sphere C is brought in contact to A and then placed at midpoint of the line joining A and B. The magnitude of the net electric force on C. ही वरती टोटल फोर्स किती असेल? ओके, चला आता बघ इकडे लक्ष दे. पुढे गेला. आता आपण तिसरा एक स्पियर आणला, एला टच केला आणि त्याच्यानंतर टच करून त्याला मध्ये ठेवलं सेंटरला. त्यांनी विचारलं या सीवर टोटल फोर्स किती असेल? मला सांग. याच्यावरती चार्ज क्यू होता. जेव्हा टच करू अर्धा चार्ज त्याला मिळून जाईल Q/2 आणि याला चार्ज मिळेल Q/2. हा अर्धाच मिळेल असं गरजेचं नसतं, पण ॲक्च्युली ते आयडेंटिकल आहे म्हणून तो एक्झॅक्ट अर्धा मिळाला आहे. जर त्याची रेडियस कमी जास्त असती तर त्याची व्हॅल्यू कमी जास्त होते. ठीक आहे. आता मला सांगा फोर्स कसा असेल? हा याला म्हणशील, इकडे बघतायत का, माझ्याकडे लक्ष देत आहेत, हा काय म्हणशील? हा वाला फोर्स काय लावेल याच्यावरती? या हा चार्ज कोणता फोर्स लावेल याच्यावरती? रिपल्सिव्ह. आणि हा वाला काय वापरेल? हा इकडच्या बाजूला रिपल्सिव्ह. दोन्ही फोर्स रिपल्सिव्ह असतील. आता हा जो फोर्स आहे हा या दोन लोकांमधला आहे, बरोबर आहे की नाही? आणि हा जो तो फोर्स आहे ह्या दोन लोकांमधला आहे. कळलं? दिसतोय? आणि डिस्टन्स जे आहे तुमचं ते आता किती झालंय? पहिलं डिस्टन्स जेवढं होतं R/2 झालं, इकडे R/2 झालंय. तर पहिलं मला सांगा इथला नेट फोर्स काय असेल? दोघांची ॲडिशन की सबट्रॅक्शन? एक फोर्स इकडे एक फोर्स तिकडे. तो जो नेट फोर्स आहे तुमचा C वरती हा दोघा फोर्सच्या सबट्रॅक्शनने येईल. रिपल्सिव्ह आहेत ना? ओके. इथे चार्ज Q1 Q2 आहे, इथे चार्ज Q आहे, बरोबर? म्हणजे हे चार्ज कंपॅरेटिव्हली याच्यापेक्षा मोठे आहेत. हा फोर्स मोठा असेल. या दोघांमधला फोर्स सांगा. 1/4πε0k. याच्याबद्दल मी C लिहू का डायरेक्टली? चालेल, तुम्हाला अडचण नाही एवढं पूर्ण लिहित बसण्यापेक्षा. काय लिहितो मी? फक्त C इंटू दोन्ही चार्जचं मल्टिप्लिकेशन. एक चार्ज किती आहे? Q. दुसरा चार्ज किती आहे? Q/2. हे कळलं का? एक चार्ज दुसरा चार्ज डिवायडेड बाय दोघांच्या मध्ये डिस्टन्स किती आहे? अर्धच आहे आता, तर R/2 स्क्वेअर. हे कळालं का तुम्हाला? हा फोर्स मायनस हा या दोघांमधला फोर्स काढला मी. हा वाला फोर्स, सॉरी हा नाही, हा वाला फोर्स रिपल्सिव्हचा मायनस. आता ह्या दोघांमधला फोर्स घ्या, हा वाला फोर्स. काय फोर्स? C इंटू दोन्ही चार्जचं मल्टिप्लिकेशन सांगा. Q/2 डिवायडेड बाय दोघांच्या मधल्या डिस्टन्सचं स्क्वेअर. काय म्हणतेस? हे कळलं का तुम्हाला? ही व्हॅल्यू कळाली का? नेट फोर्स. ओके, दोन्ही फोर्सचा डिफरन्स. आता याला सिम्प्लिफाय कोण करेल? मी का तुम्ही? तुम्ही स्वतः कराल. सांगा. दोन्ही ठिकाणी येऊन C कॉमन निघेल. वरती Q स्क्वेअर, वरती Q स्क्वेअर तो कॉमन निघेल. खाली R²/2 कॉमन निघेल. R²/2 स्क्वेअर 4. इथे कोण शिल्लक राहिलं? 1/2 मायनस इथे कोण राहिलं? 1/2 दॅट इज 1/4. हे कळले का? चला पुढच्या स्टेपमध्ये सांगा हा फोर्स काय तुमचा? CQ² डिवायडेड बाय हा 4 वरती मल्टिप्लाय करायला जाऊ द्या, डिवायडेड बाय R². इकडे 2 ने वरती खाली मल्टिप्लाय करा, 2/4 होईल. 2 - 1 म्हणजे 1/4 येईल. ठीक है बच्चे? ओ बच्चे लोग, अरे आप तक कळा क्या तुमको? 4 पण कॅन्सल झालं. काय उत्तर आलं तुमचं? C इंटू Q² डिवायडेड बाय R². हा झाला C चार्जवरती लागणारा नेट फोर्स. ठीक आहे. पण हे जे दोन चार्जेस आहेत Q वाले जे तुम्हाला ओरिजिनल दिले होते R इतके डिस्टन्सवरती ठेवलेले, या दोघांमधल्या फोर्सला त्यांनी F लिहिलंय आणि तुमचं उत्तर यांच्या फॉर्ममध्ये लिहिलंय. हे उत्तर नाही लिहिलेलं त्यांनी. आता मला सांगा या दोघांमध्ये फोर्स किती आहे? C इंटू दोन्ही चार्जचं मल्टिप्लिकेशन Q डिवायडेड बाय दोघांच्या मधला डिस्टन्सचा स्क्वेअर. बरोबर का? चेक करा बरं, ही व्हॅल्यू तीच आहे का? सेमच आहे ना? म्हणजेच हा फोर्स पहिला त्या दोघांमध्ये जेवढा फोर्स आहे तेवढाच आहे. सो व्हॉट इज द उत्तर ऑफ दिस प्रश्न? ऑप्शन ए. अपेक्षा कळायला असेल, कारण मी लहान मुलासारखे अजिबात समजवलेले नाही आहेत. मी थोडं फास्ट समजवलेत. अदरवाईज मी फारच
लहान मुलांसारखे पण समजवतो. पण मी एक्सपेक्ट करतो की तुम्ही ॲज अ डाऊट विचारलेत म्हणजे तुमचं बाकीचं कॉन्सेप्टचं नॉलेज चांगलंच असेल. हां, चालेल उद्या. हो. येस, 100%.